नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित भाजपा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी हैं। वह बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बद्रीनाथ विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा था। वह वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहलोत ने महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा के साथ महेंद्र भट्ट निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा की सांसद के तौर पर शपथ ली है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर महेंद्र जी के राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तराखंड विकास की गति में और आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं से, नए रास्तों से उत्तराखंड में प्रगति के रथ रहेंगे और आगे तेजी से आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है महेंद्र भट्ट जी के विजन के ऊपर, महेंद्र भट्ट जी के कार्यों के ऊपर। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए अच्छा। नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद ऑनलाइन भरे जा रहे प्रमाण पत्रों को लेकर नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर उत्तराखंड सीए प्रकोष्ठ के भाजपा सह संयोजक के दास के नेतृत्व में एक बैठक की गई। बैठक के दौरान नागरिकता संशोधन कानून, ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके विषय में भी विशेष चर्चा की गई। इस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि एवं संभ्रांत लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं उत्तराखंड सीए प्रकोष्ठ के भाजपा सह संयोजक के दास ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को सरल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पास किया गया है। भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर एक बैठक क्षेत्र की तमाम जनप्रतिनिधियों व क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ एक बैठक की गई। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदू आए हैं, उनको जो है बिना शर्त में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और कल से जो है फार्म भरने का काम चालू हो जाएगा दिनेशपुर क्षेत्र में। और उसमें जो है मात्र 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, मंदिर से प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये जो हिंदू है और ये शरणार्थी है, और दूसरा एक आधार कार्ड और एक फ़ोटो। ये 3 चीज़ें होने से जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। और इसका ऐप भी लॉन्च हो गया है और कल से जो है हमारे लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएंगे। बैठक हम कर रहे हैं CAA जो गवर्नमेंट 1919 पे जो नागरिकता देने के लिए कानून पास किया, जिसका 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो गया। बंगालियों को, बौद्ध को, सिखों को, इन लोगों को नागरिकता देंगे। इस संबंध में पब्लिक से फार्म भराया जाएगा, उसको एजुकेट करने के लिए बैठा कि फार्म कैसे भरे जाएंगे, कोई पब्लिक से चीटिंग ना करे, पब्लिक को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज का मीटिंग लिया जा रहा है। इसका कोई शुल्क नहीं है, केवल CBSE सेंटर जो अपना मेहनताना है वही लेगा। इसीलिए उन CBSE सेंटर के लोगों को बुलाया गया कि आप पब्लिक के साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं करेंगे, जो आपका मिनिमम चार्जेस। हाल ही में संपन्न हुई लोकसभा चुनाव 2024 को अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार 5 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती से काम किया है और जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार चुनाव में खड़े रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी जान लगाकर काम किया है। करण मेहरा ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कामों को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी थी और कई लोगों ने इसी के चलते वोट भी नहीं दिया।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी में लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी, लेकिन बीजेपी के लोग ही वोट देने नहीं गए। वहीं अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों की और उनके परिवार के लोगों की, तो उन्होंने वोट कांग्रेस को ही दिया है। अध्यक्ष जी, 4 जून का इंतजार है, 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। किस तरह के रुझान आपको दिख रहे हैं कि देखिए, कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती से काम किया और मैं देख रहा हूँ कि जो स्टडर्ड वे में कांग्रेस काम कर रही थी पिछले डिसेंट्रलाइज होकर पिछले 1-1.5 साल से, कार्यकर्ता जीवित था और कैंडिडेट्स को बड़े अच्छा लगा होगा क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिला है और कार्यकर्ता ने पूरी जान लगा के काम किया है। वोट परसेंटेज गिरा है लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को होगा, जो मुझे मानना है, क्योंकि बीजेपी सरकार की कामों को देख के बहुत नाराजगी लोगों में थी और कई लोग इसी वजह से निराशा में वोट देने नहीं गए। जो लोगों को ज्वाइनिंग कराई बीजेपी में उससे लेके भी नाराजगी थी। कैडर, बहुत सारा बीजेपी का कैडर वोट देने नहीं गया। वहीं सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों ने वोट दिया है जो कांग्रेस। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस महानगर के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा होने के साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव व उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में विभिन्न बूथों की लिस्ट से नाम गायब होना, अन्य वार्डों के बूथों पर वोट डालने जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव हेतु आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई और जल्द ही इन सभी शिकायत व सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगी, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज़ में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पे बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम सुझाव। आस्था का केंद्र है मां पुण्यगिरी धाम। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ दूर दूर से आए श्रद्धालु टनकपुर होते हुए मां पुण्यगिरी धाम पहुँचते हैं। इसी क्रम में आस्था पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ रुद्रपुर कैंप निवासी 38 वर्षीय प्रेम शंकर और उनके बच्चे और उनकी पत्नी के साथ रुद्रपुर से 15 दिनों का सफर तय करते हुए मेला क्षेत्र ठुलीघाट पहुंचे, जहां आगे भी श्रद्धालु प्रेम शंकर का सफर मां पुण्यगिरी मुख्य मंदिर तक जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी जैसी सुविधाओं के लिए अक्सर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब शासन की तरफ से एक कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस कंपनी के जरिए अस्पताल को अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी के लिए अलग से डॉक्टर और मशीनें मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीडी में अल्ट्रासाउंड के लिए 2 मशीनें उपलब्ध रहेंगी और मरीजों को अगले दिन के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। हाँ, देखिए बिल्कुल इसको देखा गया है कि ये सब जाँचें हैं थोड़ी-सी, क्योंकि इसको एक किसी डॉक्टर को करना पड़ता है, ये किसी मशीन द्वारा स्वतः नहीं करी जा सकती।
तो ऐसे में शासन ने एक नया एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो हमें ईसीजी, ईईजी और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स मुहैया कराएगा और अपनी मशीन मुहैया कराएगा। तो ऐसे क्रम में हम लोगों ने एक कंपनी के ज़रिए यहाँ पर, जहाँ पुराना अल्ट्रासाउंड होता था, वहाँ पर उसको जगह दी गई है। वहाँ पर ये तीनों सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी और जो पुराना अल्ट्रासाउंड है हमारा, वो भी उसके साथ वाले कमरे में जारी रहेगा। तो इस तरह से अब ओपीडी के मरीजों के लिए 2 अल्ट्रासाउंड मशीन्स हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएँगी और जो कई बार हमें टाइम देना पड़ता था अगले दिन का या 2-3 दिन बाद, नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं, लिहाजा हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है। इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित की गई है, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं, जिन्हें जल्द सुचारू किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था मिले, यही हमारा प्रयास है और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी पर्यटन सीजन में विशेष व्यवस्था कर रहा है। ये जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन अल्मोड़ा नगर पालिका के चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में 2018 की तुलना में खासी कमी दर्ज की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूचना में इसमें 1970 मतदाता कम हुए हैं। जानकारी के अनुसार जानकार लोगों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी का कहना है कि सूची बनाते समय पूरी एहतियात बरती गई है। उन्होंने कहा कि पंच स्थानीय चुनाव कार्यालय से ही आंकड़े आयोग को भेजे गए हैं। इधर मतदाता सूची नपा दफ्तर में उपलब्ध है, लोग अपने नाम की पुष्टि के लिए इसका अवलोकन कर सकते हैं। वहीं आगामी अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर मतदाताओं की कमी को लेकर पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये आगामी निकाय चुनाव की तैयारी हेतु राष्ट्रीयकरण निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के 13 वार्डों के मतदाता सूची तैयार कर ली गई हैं, जिसमें 22,289 मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 11,126 महिलाएं पुरुष और 11,148 महिलाएं और 5 जो हमारे थर्ड जेंडर जो हैं उनको चिन्हित किया गया है। विगत वर्ष का जो डेटा है 2018 में नगर पालिका सीमा अंतर्गत 24,256 वोटर की सूची जारी की गई थी, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 1970 वोटर्स का अंतर आ रहा है। क्या इसको बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, एक प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची तैयार कर दी गई है। इसके अलावा यदि किसी मतदाता का यदि कोई नाम अगर छूटा है तो पंचस्थानीय कार्यालय में संपर्क करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में इस बार जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसमें लगभग 2000 मतदाता कम दिखाई दिए हैं 2018 से। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसमें जो निवर्तमान चेयरमैन हैं प्रभाष जोशी जी, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है और मुझे सरकार से ये कहने का एक अनुरोध है कि एक बार मतदाता सूची पुनः बनाई जाए, लोगों को सुविधा दी जाए कि अगर किसी का नाम छोटा है तो वो नाम उसमें शामिल कर सके, ताकि चुनाव इस पर। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत जिले के टनकपुर में पुलिस व एसओजी की टीम ने 185.15 ग्राम स्मैक व एक मोटरसाइकिल सहित 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। स्मैक की यह मात्रा चालू वर्ष में सबसे बड़ी है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर थाना टनकपुर ANTF व एसओजी की टीम ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को टनकपुर में प्रभारी थानाध्यक्ष बच्ची सिंह बिष्ट तथा एसओजी प्रभारी मनीष खत्री के कुशल नेतृत्व में भारत नेपाल मार्ग शारदा नहर शिल्ट एजेक्टर से 100 मीटर शारदा बैराज की तरफ रोखड़बंथा मार्ग पर कोतवाली टनकपुर एवं ANTF टीम की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक बाइक में 2 व्यक्तियों को 185.1
5 ग्राम स्मैक मिलने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना टनकपुर में धारा 8, 81, 7 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है। इसकी लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को थाना टनकपुर ANTF की टीम और SOG की टीम के संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनका नाम है अमरजीत सिंह पुत्र सतपाल सिंह, निवासी ग्राम रघुलिया, थाना खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर, और दूसरा अभियुक्त जो है नानक सिंह पुत्र काला सिंह। ये दोनों लगभग एक की 33 साल, एक की 23 साल उम्र है। दोनों के पोजीशन से 185.15 ग्राम 185 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो है वो लगभग 18 लाख रुपए है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 185 ग्राम स्मैक के साथ साथ में एक मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कुछ कैश और 2 फोन बरामद हुए। इनके ऊपर मुकदमा थाना टनकपुर में दर्ज किया गया है और उसकी आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। उसमें जो नानक सिंह करके अभियुक्त है, अभी प्रकाश में आया कि इसके अगेंस्ट में थाना खटीमा में, उधम सिंह नगर जनपद में भी एक्साइज एक्ट। राजधानी देहरादून के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स तो लगी है, लेकिन वह बेहतर ढंग से काम नहीं करती या वह जलती ही नहीं। ऐसे में उस क्षेत्र में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे सैकड़ों पर दुर्घटनाओं का भी बड़ा खतरा बना रहता है। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने खराब हुई स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कहा कि स्ट्रीट लाइट्स का काम नगर निगम की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड को दिया गया है। उनके द्वारा वेंडर से यह काम कराया जाता है। गौरव कुमार ने कहा कि 48 घंटे का समय स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगर वह तब भी ठीक नहीं होती तो उनके ऊपर निगम की तरफ से भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है और उनसे जवाब तलब भी किया जाता है। देखिए, स्ट्रीट लाइट का काम निगम की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड EESL को दिया गया है और उनके द्वारा वेंडर से काम कराया जाता है। इसके लिए द्वारा हमारे क्लॉज में शर्त है, ये हमारे टेंडर में क्लॉज है कि 48 घंटे के अंतर्गत उनको लाइट सही करनी होती है, अदरवाइज उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। तो अभी भी जो प्रकरण वो 48 घंटे में प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उन पर हैवी पेनल्टी इम्पोज की जा रही है और उसके काम उनसे